आप सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम मैं उप सचिव महोदय मैडम, मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीमती स्वप्नश्री सिंह मैडम से कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति चाहूंगा। थैंक यू मैम। सम्माननीय सचिव महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैतूल, डिप्टी सेक्रेटरी मैडम एमपी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर बैतूल, बाल संरक्षण अधिकारी किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, पैनल अधिवक्तागण, लीगल एड डिफेंस काउंसिल के सदस्यगण, वन स्टॉप सेंटर, विभिन्न एनजीओ के प्रतिनिधि, पैरालीगल वॉलंटियर्स, लॉ स्टूडेंट्स, विद्यालयों के छात्र, आप सभी का मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के यूट्यूब प्रोग्राम न्याय आपके द्वार में हार्दिक स्वागत है। न्याय आपके द्वार मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रारंभ की गई एक ऐसी अनूठी पहल है जिसमें मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा जिले से सीधे जुड़कर जिले से संबंधित कानूनी मुद्दे, समस्या इत्यादि पर चर्चा की जाती है तथा प्रतिभागियों के प्रश्नों का उत्तर भी दिया जाता है। कार्यक्रम का उद्देश्य YouTube के माध्यम से अधिक लोगों तक जुड़कर विधिक जागरूकता बढ़ाना तथा मन में आने वाले कानूनी प्रश्नों का समाधान करना है। इसी श्रृंखला में आज हम बैतूल जिले के साथ जुड़े हुए हैं। बैतूल जिला पवित्र ताप्ती नदी के उद्गम स्थल का गौरव प्राप्त किए हुए भारत की हृदय स्थली में स्थित है। अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न टोडरमल के द्वारा कराए गए सर्वेक्षण से ज्ञात अखंड भारत के केंद्र बिंदु पर यह बसा हुआ यह जिला आदिवासी संस्कृति को उद्घाटित करता है। आज के कार्यक्रम का विषय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 है। इस विषय पर जुड़े प्रमुख कानूनी बिंदुओं के बारे में विस्तृत चर्चा सम्माननीय उप सचिव मैडम महोदय द्वारा की जाएगी एवं प्रतिभागियों के प्रश्नों को भी लिया जाएगा। अंत में ओपन इंटरेक्टिव सेशन होगा जिसमें आप सभी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सलील बाली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में दी गई ऑब्जर्वेशन को आप सबके सामने समक्ष रखना चाहूंगा, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि it cannot be questioned that children are amongst the most vulnerable sections in any society. They represent almost 1/3 of the world's population, and unless they are provided with proper opportunities, the opportunity of making them grow into responsible citizens of tomorrow will slip out of the hands of the present generation. अगर इसको हिंदी में कहा जाए तो यह कभी भी प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है कि बच्चे किसी समाज का सबसे असुरक्षित हिस्सा होते हैं। वे विश्व जनसंख्या के लगभग 1/3 हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा यदि उन्हें पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया तो उन्हें भविष्य का जिम्मेदार नागरिक बनाने का अवसर वर्तमान पीढ़ी के द्वारा खो दिया जाएगा। व्यक्त उपरोक्त ऑब्जर्वेशंस यह दर्शाते हैं कि युवा पीढ़ी के प्रति हमारा क्या दायित्व है। हमारा दायित्व है कि प्रत्येक बच्चे के लिए विधिक सेवा सहित सभी अवसर खोले जाएं ताकि उनके व्यक्तित्व का समग्र विकास हो तथा उनकी क्षमता का शारीरिक, मानसिक, नैतिक व आध्यात्मिक विकास भी हो। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड UNCRC बालकों के अधिकार हेतु किया गया एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। इस इंटरनेशनल एग्रीमेंट का उद्देश्य बच्चों को प्रदान किए जाने वाले मूलभूत मानवाधिकारों की रूपरेखा तैयार करना है, जिसके अंतर्गत बालकों के अधिकारों को 4 मुख्य वर्गों नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक अधिकारों में बांटा गया है, जिसमें बच्चों के संरक्षण के अधिकार के अंतर्गत बच्चों को सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, उपेक्षा व शोषण से संरक्षित करना है। हमारे संविधान के निर्माता भी इस तथ्य के प्रति अच्छी तरह जागरूक थे कि राष्ट्र का विकास उस राष्ट्र के बच्चों के विकास से ही संभव है तथा बच्चों को शोषण से बचाना भी आवश्यक है। भारतीय संविधान बच्चों को देश के नागरिकता की तरह अधिकार प्रदान करता है तथा उनका विशेष स्तर बनाए रखते हुए राज्यों ने विशेष कानून भी बनाए हैं, जिसमें अन्य कानूनों के साथ साथ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 भी शामिल है। यह अधिनियम बच्चों को यौन उत्पीड़न के अपराधों, यौन शोषण एवं अश्लील साहित्य से संरक्षण प्रदान करता है और ऐसे अपराधों के विचारण हेतु तथा उनसे संबंधित अथवा उनसे निकले हुए मामलों के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना करता है तथा लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जिसका सेक्शन 12(1)(c) के तहत प्रत्येक बालक जिसे कोई मुकदमा दायर या प्रतिरक्षा करना हो वह निःशुल्क विधिक सेवाओं का अधिकार है, वह निःशुल्क विधि सेवाओं का हकदार है। अन्य प्रमुख कानूनी बिंदुओं पर चर्चा हेतु अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सम्माननीय उप सचिव महोदय मैडम से निवेदन करता हूं कि वे आज का कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागियों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम
2012 से संबंधित प्रमुख कानूनी बिंदुओं पर जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें। मैडम प्लीज, ओवर टू यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। आदरणीय सेक्रेटरी मैडम को मेरा नमस्कार। लीगल एड डिफेंस काउंसिल्स हैं इस सेशन में, उनको मेरा नमस्कार। और लॉ लीगल पैनल एडवोकेट, पैरालीगल वॉलंटियर्स एंड लॉ स्टूडेंट्स वो भी हैं यहाँ पर। तो सभी का आपका इस सेशन में स्वागत है। और मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप लोगों के द्वारा सेशंस में रुचि ली जा रही है, लगातार आपके प्रश्न आ रहे हैं। बट चूंकि हमें अप्रूवल 45 मिनट्स के सेशन का ही मिला है ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन साहब से, तो समय सीमा को दृष्टिगत रखते हुए बहुत टच हम सारे क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे, पर हम उसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो भी क्वेरीज रह जाएंगी या उसके बारे में और कोई संशय रह जाएंगे, तो जब रोटेशन में दोबारा ये डिस्ट्रिक्ट आएगा तो हम उसको दोबारा एड ऑन कर लेंगे। और बाकी व्यक्तिगत स्तर पर और डालसा सालसा के स्तर पर तो आप पूछ ही सकते हैं। चूंकि प्रश्न इतने सारे हैं कि ऑब्वियसली पूरा पॉक्सो एक्ट ही कवर है इसमें, तो अलग से पॉक्सो के बारे में बताने की जरूरत नहीं। प्रश्नों के माध्यम से ही हम पॉक्सो को समझ के चल सकते हैं। और वैसे भी हम सभी लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, तो वी आर नॉट लेमैन्स, तो हमें थोड़ा जो पॉक्सो एक्ट के बारे में है एक बेसिक नॉलेज है ही। तो आपका पहला प्रश्न आया है बैतूल जिले से कि पॉक्सो कानून क्या है एवं पॉक्सो अधिनियम में बालक या बालिका दोनों को संरक्षण प्राप्त है या केवल बालिका को प्राप्त है। तो जैसा कि हम सभी को मालूम है कि जैसे कि सर्वेश जी ने आपको बताया कि बालक, बच्चे जो है समाज का सबसे असुरक्षित हिस्सा माने जाते हैं। दे आर मोर वल्नरेबल पर्सन्स, पीपल देन अदर्स, बिकॉज दे कैन बी मैनिपुलेटेड वेरी इजीली। और उनकी बहुत ही कोमल मानसिक दशा होती है और उनके साथ अपराध होना भी बहुत आसान होता है। इसीलिए स्पेशली ये बच्चों के लिए डेडिकेटेडली ये एक्ट बनाया गया है, जिसमें ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो, वो इस एक्ट के अंतर्गत उसे संरक्षण प्राप्त है लैंगिक अपराधों से। अब वो 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति बालक हो या बालिका हो, वो दोनों के ऊपर ही ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। इसके बारे में अगर हम सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 3, इसको हम आगे वाले इसमें कवर कर लेंगे क्योंकि सारे कंटिन्यूज में ही चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों के विरुद्ध होने वाली यौन हिंसा की शिकायत कौन कर सकता है और कहाँ की जा सकती है। तो इसके बारे में सेक्शन 19 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों अगर किसी भी बच्चे के विरुद्ध कोई भी यौन हिंसा हो रही है तो कोई भी व्यक्ति उसकी सूचना दे सकता है, जैसा कि सेक्शन 19 में प्रोवाइड किया गया है। जैसे या तो उसे आशंका है कि किसी बच्चे के साथ किसी तरह की यौन हिंसा होने वाली है, या उसे किसी प्रकार की जानकारी है या जानकारी प्राप्त हो सकती है, उसे ऐसी आशंका है, तब भी उस व्यक्ति का ये दायित्व है कि वो संबंधित पुलिस स्टेशन को, स्थानीय पुलिस थाने को या स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, जो बच्चों के लिए डेडिकेटेडली पुलिस यूनिट बनाई गई है, वहां पर उसके संबंध में वो रिपोर्ट करे। ये किसी भी व्यक्ति का दायित्व है। वो बच्चा तो रिपोर्ट कर ही सकता है, अगर वो बच्चा रिपोर्ट नहीं कर सकता है तो कोई भी व्यक्ति, जिसमें हम जितने लोग बैठे हैं उनमें से सम्मिलित कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो उस बच्चे के विरुद्ध होने वाली यौन हिंसा जो कि हो सकती है या होने की संभावना है, उसके संबंध में स्थानीय पुलिस या स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को सूचित कर सकता है। पॉक्सो कानून की पीड़ित आयु के निर्धारण के क्या आधार हैं और कौन से दस्तावेज जरूरी हैं, इसके बारे में सेक्शन 34 में प्रोविजन किया गया है पॉक्सो एक्ट के, और जिसमें ये बताया गया है कि जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की सेक्शन 94 है, उसमें जो एज डिटर्मिनेशन के प्रिंसिपल्स दिए गए हैं वही एप्लीकेबल होंगे। तो हमें जरूरत है सेक्शन 94 जेजे एक्ट देखने की, और उसमें कैटेगरीज दी गई हैं सेक्शन 94 में कि सबसे पहले तो आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट प्रिवेल करेगा। मैं प्रोविजंस ही हाईलाइट कर देती हूँ। जो फर्स्ट प्रिवेल करेगा डॉक्यूमेंट, वो विद्यालय के से प्राप्त जन्म तारीख का प्रमाण पत्र या संबंधित परीक्षा से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र, उसके बाद मतलब जो जिसको हम दाखिल खारिज कहते हैं,
बेसिक सामान्य लैंग्वेज में दाखिल खारिज करते हैं, फर्स्ट एंट्री ऑफ स्कूल, जब स्कूल में फर्स्ट एंट्री होती है बच्चे की, तो उसको सबसे ज्यादा प्रिवेल करेगा वो। उसके बाद नगर निगम या नगर पालिका प्राधिकारी द्वारा सर्टिफिकेट अगर दिया गया है, जिसे हम बर्थ सर्टिफिकेट ही होता है वो नॉर्मली, तो वहां का जन्म प्रमाण पत्र उसके बाद की कैटेगरी में आएगा। और अगर किसी तरीके की जांच की गई है किसी समिति द्वारा, तो वो आएगा। तो इस तरीके से इसके ये डॉक्यूमेंट्स प्रिवेल करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि जर्नैल सिंह का जजमेंट मालूम होगा, तो उसके हिसाब से ही है। तो इस तरह से जो कैटेगरी वाइज करेगा। अगर एक डॉक्यूमेंट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल दाखिल खारिज नहीं है, तो उसके बाद ही दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कैटेगरी पे हम शिफ्ट हो सकते हैं, और लास्ट में हम ऑसिफिकेशन टेस्ट के ऊपर जा सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हम ऑसिफिकेशन टेस्ट पर डायरेक्टली जा सकते हैं, जब या तो कॉन्ट्रडिक्टरी डॉक्यूमेंट्स हैं या जो कैटेगरी सेक्शन 94 में दी गई हैं वो अवेलेबल नहीं है किसी वजह से, तब ऑसिफिकेशन टेस्ट में जाएंगे और एक कैटेगरी के अभाव में ही दूसरी कैटेगरी में जा सकते हैं। इसी आशय का जो जजमेंट है वो जर्नैल सिंह का है, जिसको हम देख सकते हैं, और उसके हिसाब से ही एज डिटर्मिनेशन पे काम कर सकते हैं, जो कि जेजे पे, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बच्चों के आयु निर्धारण पर, और पॉक्सो एक्ट में आयु निर्धारण पर, दोनों पर ही एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या नाबालिग बच्चे के विरुद्ध की गई यौन हिंसा पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आती है? बिल्कुल आती है। फर्क ये होगा कि जिस बच्चे ने जो अक्यूज होगा, उस अक्यूज की जो ट्रायल है वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा की जाएगी। बाकी ये पॉक्सो कोर्ट का जो स्पेशल कोर्ट है वो ट्रायल ना करके जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड उसकी ट्रायल करेगा। बट निश्चित तौर से अगर नाबालिग बच्चे, अगर अवयस्क बच्चे द्वारा अवयस्क बच्चे के साथ यौन हिंसा की गई है, तो वो वही अपराध कारित होगा जो कि अगर एक मेजर अक्यूज के द्वारा किया जाता। बट उनके दोनों के न्यायालय चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें अपराध कारित करने वाला व्यक्ति जो है वो स्वयं बालक है। तो उसमें उसके सजा के प्रावधान है वो पॉक्सो एक्ट के नहीं होंगे, बल्कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के होंगे, जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की सेक्शन 18 के हिसाब से ऑर्डर्स पारित किए जाएंगे अक्यूज पर्सन के बारे में, जो कि मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए सुधार गृह उसे भेजा जा सकता है। और उसके पहले की भी कैटेगरीज हैं, जिसमें उसे एडमोनिशन पे छोड़ा जा सकता है, उसे प्रोबेशन पे छोड़ा जा सकता है, उसे सदाचार की परिवीक्षा पर छोड़ा जा सकता है, कम्युनिटी सर्विसेज के लिए ऑर्डर दिया जा सकता है, और लास्ट ऑप्शन के तौर पर उसको मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए सुधार गृह भेजा जा सकता है। और जो विक्टिम बच्चा है जिसके विरुद्ध पॉक्सो का अपराध हुआ है, उसके बारे में जो ट्रायल होगी वो बिल्कुल वैसी ही होगी कि जैसे कि स्पेशल जज पॉक्सो में करते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की ज्यादा दोहरी भूमिका हो जाएगी। एक तरफ उन्हें अक्यूज को भी प्रोटेक्ट करना है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत, और दूसरी तरफ विक्टिम को भी प्रोटेक्ट करना है पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत। तो ये इस तरह से कंडक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉक्सो कानून के अपराध की सूचना या रिपोर्ट की कोई समय सीमा है? नहीं, कोई समय सीमा नहीं है। जो सीआरपीसी में जो समय सीमा किसी रिपोर्ट को दाखिल किए जाने के लिए है वही है। और अगर प्रीवियस अपराध हुआ है और सूचना बाद में प्राप्त हुई है, तो भी उसकी जो विलंब का कारण है उसको दर्शित करते हुए उसकी रिपोर्ट की जा सकती है। क्या पीड़ित के पहचान के बारे में गोपनीयता रखी जाती है? जी हाँ, सेक्शन 33 सब सेक्शन 6 में पॉक्सो एक्ट में इसका प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही आईपीसी की सेक्शन 228A में भी प्रोविजन किया गया है। हालांकि सेक्शन 228A आईपीसी जो है बलात्संग की पीड़ित व्यक्ति की गोपनीयता को संरक्षित करने की बात कहती है, जबकि सेक्शन 33 सब सेक्शन 6 पॉक्सो एक्ट है, उसमें यह विशेष न्यायालय का दायित्व बताया गया है कि उनको यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी तरीके से जांच या अन्वेषण या ट्रायल में बच्चे की गोपनीयता, बच्चे की पहचान की गोपनीयता रखी जाए और उसे बाहर ना लाया जाए। और उस गोपनीयता को संरक्षित करने में हर प्रकार का विवरण को गोपनीय रखना है। ये नहीं है कि सिर्फ उस बालिका की या उस बालक की पहचान, उसके नाम को छिपा लेना मात्र पर्याप्त होगा। किसी भी तरीके से यदि उस बच्चे की पहचान आगे पब्लिश्ड होती है, डिस्क्लोज हो रही है,
तो हमको वो सारे विवरण जो हैं वो हाइड करने पड़ेंगे, चाहे वो जजमेंट हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे वो मीडिया रिपोर्ट्स हो। मीडिया के बारे में भी पॉक्सो एक्ट में स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, जिसमें मीडिया के ऊपर ये दायित्व दिया गया है कि मीडिया को ऐसे बच्चे से रिलेटेड या बच्चे के विरुद्ध कारित अपराध के संबंध में संवेदनशीलता से काम करना होगा। ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए, पब्लिश करने के लिए उन पर प्रतिबंध है कि जो कि बच्चे के संरक्षण के लिए उचित ना हो। हम सभी के नॉलेज में निर्भया केस है, उसके बाद बच्चों के प्रोटेक्शन के कानून में काफी ड्रास्टिक चेंज आए हैं, और हम सभी का ये दायित्व है कि अगर इस तरीके से गोपनीयता का उल्लंघन किया जा रहा है तो ना केवल पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 33 सबसेक्शन 6 मीडिया से रिलेटेड जो सेक्शन प्रोविजंस हैं, वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 24, सेक्शन 74, इन सभी प्रोविजंस को ध्यान में रखना जरूरी है। और हम जो संबंधित अखबार है, संबंधित समाचार पत्र है, हम उसके खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं, उसके विरुद्ध भी रिपोर्ट कर सकते हैं, और इस चीज को हम बच्चे की गोपनीयता को प्रोटेक्ट करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है, ना केवल स्पेशल कोर्ट की बल्कि सारे स्टेक होल्डर्स, चाहे वो प्रोसिक्यूशन हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे डीएलएसए लेवल पर हो, चाहे एक बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एक हमारी मॉरल ड्यूटी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉक्सो कानून के अंतर्गत दर्ज प्रकरण कौन से न्यायालय में चलता है, तथा रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पीड़ित बच्चे को कितनी बार अदालत जाना पड़ता है और उसकी गवाही कैसे होती है। इसके प्रोविजन पॉक्सो एक्ट में दिए गए हैं, बहुत वाइड सेक्शन है, जिसको मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगी कि प्रत्येक जिले में स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई हैं। वो स्पेशल कोर्ट सामान्यतः सेशन न्यायालय ही होती हैं। दो तरह से स्पेशल कोर्ट्स के प्रोविजंस इसमें दिए गए हैं सेक्शन 28 में, कि या तो ऑनरेबल हाई कोर्ट नॉमिनेट कर देते हैं किसी भी, या फिर बाल संरक्षण आयोग द्वारा अगर किसी पर्टिकुलर कोर्ट को बालक न्यायालय के रूप में अभिहित किया गया है तो उसे हम पॉक्सो कोर्ट स्पेशल कोर्ट जो पॉक्सो का है वो हम मानते हैं। बट नॉर्मली जो हमारे मध्य प्रदेश में चलन है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा नॉमिनेटेड जो कोर्ट होती है, कोई भी सेशन कोर्ट, उसे पॉक्सो कोर्ट के रूप में नॉमिनेट किया जाता है, और वही जो है वो पॉक्सो से रिलेटेड प्रकरणों का विचारण करती है। इसमें विचार करने वाली बात यह है कि यदि पॉक्सो के अपराध के साथ साथ कोई और अपराध संलग्न है, फॉर एग्जाम्पल SC/ST का अपराध है, या IT से रिलेटेड कोई अपराध है जो किसी दूसरे कोर्ट को जिसका जुरिडिक्शन है ट्रायल करने का, तो वो सारे जुरिडिक्शन भी पॉक्सो कोर्ट के अंदर ही आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें बच्चा इन्वॉल्व है। उस बच्चे को हम दूसरे कोर्ट में नहीं भेज सकते, क्योंकि एक पर्टिकुलर कोर्ट उस बच्चे की प्रोटेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। इसलिए यदि कोई और भी स्पेशल एक्ट्स से रिलेटेड अपराध उसमें हैं उस इंसिडेंट्स में, तो वो पॉक्सो कोर्ट ही उसको ट्रायल करेगी। ये इस सेक्शन 28 में ही कहा गया है, और इसके बारे में लेटर और सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लैरिफिकेशन दिया था जब इसमें कुछ गतिरोध था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पीड़ित बालक या संरक्षक अथवा कुटुंब अपने पसंद का प्राइवेट अथवा निशुल्क अधिवक्ता विधिक काउंसिल की सहायता ले सकता है? यदि हाँ, तो इसके संबंध में क्या कानूनी प्रावधान है? सेक्शन 40 में इस आशय का प्रोविजन दिया गया है कि पीड़ित बालक या संरक्षण जो है वो निशुल्क विधिक सहायता ले सकते हैं। वैसे भी ले सकते हैं, अगर प्रोविजन नहीं भी होता तो भी निशुल्क विधिक सहायता की पात्रता है ही बच्चे को। और जहां तक पसंद के प्राइवेट अधिवक्ता की बात है, तो ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। बीइंग अगर उनके साथ प्रोसिक्यूशन है कि उनका ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो जो है अपने पसंद का वकील ले सकते हैं। और यदि उनको निशुल्क विधिक सहायता चाहिए प्राइवेट में भी, तो वो भी पैनल में से कोई एडवोकेट्स ले सकते हैं बच्चे। तो उस सेक्शन 40 में भी इसका प्रावधान किया गया है। तो हर तरीके से बच्चे को लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाएगी। पॉक्सो कानून के अंतर्गत दर्ज FIR प्रकरण वापस लिया जा सकता है? क्या पीड़ित और अपराधी के मध्य समझौता या राजीनामा हो सकता है? अब पॉक्सो कानून नहीं, किसी भी कानून के अंतर्गत यदि एक बार FIR दर्ज हो जाती है तो उसके बाद वो प्रकरण, वो FIR वापस नहीं ली जा सकती जब तक कि उसे ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा क्वैश ना कर दिया जाए। क्योंकि FIR एक सेंट्रलाइज
फाइलिंग सिस्टम होता है और एफआईआर करने के बाद इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज, मुझे लगता है ये क्वेश्चन लॉ स्टूडेंट्स की तरफ से आया होगा, इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज का ये दायित्व हो जाता है कि यदि कोई रिपोर्ट या कोई एफआईआर लॉन्च हुई है तो उस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके वेदर वो इन्वेस्टिगेशन किस तरफ जा रही है, वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो फाइनल रिपोर्ट तक जा रही है, चार्जशीट तरफ जा रही है या क्लोजर रिपोर्ट तक जा रही है, खात्मा खारिजी पे जा रही है, ये एक अलग व्यू हो सकता है। बट एक एफआईआर दर्ज होने के बाद उसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और उचित इन्वेस्टिगेशन होगी तो इस तरह से उसको एफआईआर को वापस नहीं लिया जा सकता है विक्टिम के कहने पर। जहां तक पीड़ित और अपराधी के मध्य समझौते का प्रश्न है तो ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में राजीनामे नहीं हो सकते हैं। आउट ऑफ कोर्ट कई बार सेटलमेंट हो जाते हैं और जो कि उनके कथनों की जो ग्रेविटी है उस पर फर्क डालते हैं, बट वो एक कोर्ट का मेरिट का विषय हो जाता है। बाकी यदि हम एक विधिपूर्ण समझौते की और राजीनामे की बात कहें तो वो मान्य नहीं है। क्या पॉक्सो कानून में अभियुक्त को जमानत मिल सकती है और इसमें न्यूनतम एवं अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान है? पॉक्सो कानून में जमानत उसी तरीके जिस तरीके से किसी भी नॉन वेलेबल ऑफेंस में जमानत के प्रावधान है वही जमानत के प्रावधान पॉक्सो एक्ट में भी लागू होते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि जमानत जो है वो अधिकार है, एक प्रिंसिपल है, नॉट अधिकार, एक प्रिंसिपल है और जमानत नहीं देना एक्सेप्शन है। और यदि हम जमानत नहीं देते हैं तो उसके बारे में क्या वजह है जिनकी वजह से अक्यूज को जमानत नहीं दी जा रही है। ये ना केवल पॉक्सो में, हर सारे ही अपराधों में ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है और ये पूरी तरीके से कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस में कि कोर्ट किन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अक्यूज को जमानत दे रही है या जमानत नहीं दे रही है। तो इसमें सेक्शन जो आपके सीआरपीसी में जमानत वही जमानत के इसमें भी एप्लीकेबल होंगे। जहां तक इसमें सजाओं का मैक्सिमम सजा और इसका प्रावधान है तो लैंगिक उत्पीड़न अगर होता है, लैंगिक उत्पीड़न का अपराध है तो उसमें 3 वर्ष तक की सजा है। उसके बाद गुरुतर लैंगिक उत्पीड़न है, मिनिमम 5 इयर्स मैक्सिमम 7 इयर्स तक की सजा है। उसके बाद भी काफी सारे ऑफेंसेस के लिए अलग अलग सजाएं दी गई हैं, पनिशमेंट्स दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉक्सो कानून के अंतर्गत पीड़ितों को पुनर्वास एवं उनके भविष्य के लिए क्या कोई आर्थिक सहायता या प्रतिकर प्राप्त होता है? यदि हाँ तो कहाँ और किस प्रकार से? यह पूरी तरीके से डीएलएसए से रिलेटेड प्रकरण ये क्वेश्चन है। इसके बारे में पॉक्सो एक्ट में भी प्रावधान है, प्रोविजन में अभी आपको कोट कर देती हूँ, जिसमें ये कहा गया है कि स्पेशल कोर्ट की शक्तियों में ही शायद ये बताया गया है कि यदि बालक को तुरंत पुनर्वास की आवश्यकता है या उसे किसी प्रकार की अर्जेंट नीड है, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो एजुकेशनल हो या पुनर्वास से रिलेटेड हो, तो तुरंत उसको इंटरिम कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अब तो रूल्स में आ गया, रूल 7 पॉक्सो एक्ट का रूल 7 इसके संबंध में है, सेक्शन 38 इसके संबंध में है, जिसके अंतर्गत पॉक्सो कोर्ट का ये दायित्व है, पॉक्सो कोर्ट को देना रेफर करना चाहिए विक्टिम को कॉम्पनसेशन के लिए। पॉक्सो कोर्ट के अंतर्गत प्रतिकर के संबंध में 2-3 स्थितियां हैं। पहली स्थिति जो सेटल्ड पोजीशन है कि पॉक्सो कोर्ट स्वयं में सक्षम है इस बात के लिए कि वो विक्टिम को कॉम्पनसेशन, इंटरिम और फाइनल दोनों ही कॉम्पनसेशन वो डिसाइड कर सकती है, उसका क्वांटम भी डिसाइड कर सकती है। सिर्फ डिसबर्समेंट के लिए डीएलएसए को उसको प्रेषित कर सकती है और जो भी कोर्ट ने डिसाइड किया है वो डीएलएसए अपराध मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना में से के फंड में से उसको वो डिसबर्स कर देगी। एक ये पहली स्थिति है जो कि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत है, रूल्स के अंतर्गत है और ये किया जाना चाहिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं उसमें कि कई बार अगर नहीं होता है तो हम इनिशिएटिव लेके एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, तो पॉक्सो कोर्ट उसमें इनिशिएटिव ले सकती है। नॉर्मली ये होता क्या है कि हम इसके बारे में बात करते नहीं है और फिर जजमेंट के स्तर पर जो है कई बार पॉक्सो कोर्ट्स उसमें जजमेंट में कोट कर देते हैं और कई बार नहीं करते हैं या कई बार रिकमेंडेशन कर देते हैं। लेकिन अगर हम इसको प्रायर स्टेज पर
अगर हम इसको रिक्वेस्ट कर लें कोर्ट से प्रायर स्टेज मतलब आर्ग्यूमेंट की स्टेज पर या आफ्टर प्रोसिक्यूशन एविडेंस अगर जब क्लोज हो जाए फाइनल आर्ग्यूमेंट की स्टेज पर या कन्विक्शन के पॉइंट पे जब सुना जाता है उस प्रश्न पर उस पॉइंट पे यदि हम रिक्वेस्ट कर लें फाइनल कॉम्पनसेशन के लिए और इंटरिम कॉम्पनसेशन में जैसे ही इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी या फिर जब पीड़िता के बयान होते हैं उस समय भी हम रिक्वेस्ट कर लें तो वो पॉक्सो कोर्ट उसको डील कर सकती हैं। ये एक स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति ये आती है कि जब पॉक्सो कोर्ट्स रिकमेंडेशन दे देती हैं कि इसमें पीड़िता को कॉम्पनसेशन दिलाया जाए और उसमें डीएलएसए जो होते हैं वो डीएलएसए उसमें अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत उनको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करती हैं। इसके बारे में इस मंच के माध्यम से मैं एक बार फिर क्लैरिफाई करूंगी कि अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत कॉम्पनसेशन के बारे में निर्णय लेने का अधिकार जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को है, ना कि जिला स्तरीय समिति को। जिला स्तरीय समिति जो है वो प्रकरणों की निगरानी पेंडेंसी के पर्पज से या कोई सेंसिटिव इशू डील करने के पर्पज से जो है या कोई मार्गदर्शन के पर्पज से कोई भी ऐसा पॉइंट है उसके पर्पज से मतलब एक तरीके से उसकी मॉनिटरिंग पर्पज से दिस इज द मॉनिटरिंग कमिटी ऑफ विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम नॉट द डिसाइडिंग अथॉरिटी। डीएलएसए जो है वो ही डिसाइडिंग अथॉरिटी है। उसमें डीएलएसए में जो सेक्रेटरी साहब हैं वो ऑर्डर पास कर सकते हैं कॉम्पनसेशन का, या चेयरमैन साहब भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों के ऊपर ही डीएलएसए की जिम्मेदारी होती है। तो इस तरह से है। और सेक्शन 357A सीआरपीसी में भी कॉम्पनसेशन से रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं, बट अब सेक्शन 357A की तरफ जाने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि वहां ये कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट एक स्कीम बनाएगी। एक स्कीम हमारे पास बन चुकी है एमपी विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम की, तो उसके अंतर्गत हमको डील करना है। एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पर पास में कि नालसा स्कीम जो है क्या इन केसेस पर एप्लीकेबल होगी? तो नालसा स्कीम अब पॉक्सो केसेस पर एप्लीकेबल नहीं है। कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं कि विक्टिम जो है वो अपील के स्तर पर या किसी अन्य स्तर पर ये कहती है कि हमें एमपी विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम से नहीं कॉम्पनसेशन चाहिए है, हमको नालसा स्कीम से चाहिए, क्योंकि नालसा स्कीम में जो है वो कॉम्पनसेशन का जो अमाउंट है वो काफी ज्यादा है। तो लेकिन ये क्लैरिफाई करना जरूरी है कि नालसा स्कीम जो है वो महिलाओं से संबंधित, महिलाओं को प्रोटेक्शन देने से रिलेटेड है अगर उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, और जो बालक हैं वो महिलाओं की कैटेगरी में नहीं है। और नालसा की स्कीम के एक्सप्लेनेशन में साफ साफ ये बताया गया है कि नालसा स्कीम जो है वो पॉक्सो केसेस पर लागू नहीं होती है। ये मीनवाइल निपुण सक्सेना के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये मीनवाइल ये कहा था कि जब तक कि पॉक्सो के रूल्स नहीं बनते हैं तब तक के लिए नालसा स्कीम के अंतर्गत इनको हम डील कर सकते हैं, बट अब चूंकि पॉक्सो के रूल्स बन चुके हैं इसलिए ये पूर्णतः दायित्व पॉक्सो कोर्ट्स का है कि वो बच्चों के कॉम्पनसेशन के बारे में विचार करें, और यदि पॉक्सो कोर्ट्स से नहीं किसी वजह से डील हो पाया है तो डीएलएसए भी इसके संबंध में कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, बट वो विक्टिम कॉम्पनसेशन मध्य प्रदेश स्टेट स्कीम से ही काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीड़िता यदि पक्षद्रोही हो जाए तब भी क्या प्रतिकर प्राप्त करने की अधिकारी है? ये एक क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि विक्टिम्स जो होती है, जैसे कि मैंने पहले ही बात की कि हम पहले आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कई बार हो जाता है और पीड़िता पक्षद्रोही हो जाती है। तो ये डिपेंड करेगा उस केस में कि पीड़िता किस तरह से पक्षद्रोही हुई है। पक्षद्रोही, एक तो पहली बात तो ये पक्षद्रोही का जो वर्ड है यही अब तो एप्लीकेबल नहीं है, ये नेगेटिव वर्ड है और हम एविडेंस में भी इस पक्षद्रोही वर्ड को यूज नहीं करते हैं। हमें उसमें ये देखना पड़ेगा कि वो किस लेवल पे अपने स्टेटमेंट से परे गई है। अगर उसने ये कह दिया है अपने स्टेटमेंट में कि मेरे साथ कोई घटना ही कारित नहीं हुई, तब तो निश्चित तौर से जब उसके साथ घटना ही कारित नहीं हुई है तो उसे कोई क्षति ही नहीं हुई है, उससे कोई हानि ही नहीं हुई है, तो उसे प्रतिकर की पात्रता ही नहीं होगी। जैसे कि कॉम्पनसेशन स्कीम में कहा गया है कि किसी अपराध की वजह से उस व्यक्ति को कोई क्षति हुई हो, कोई हानि हुई हो, तो जब उसे कोई क्षति या हानि नहीं हुई है तो वो प्रतिकर प्राप्त करने की नहीं कर पाएगी। लेकिन यदि वो केवल इस वजह से स्टेटमेंट से परे गई है कि उसने अक्यूज को आइडेंटिफाई नहीं किया है
या उसने कुछ में कहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन ओमिशंस हो गए हैं, या कुछ भिन्न किस्म की घटना बता रही है, या किसी और व्यक्ति को के बारे में बता रही है कि इसने घटना कारित की, या वो घटना किसी और तरीके से बता रही है, या कोई और किसी और तरीके का अपराध अपने साथ होना बता रही है, तब ऐसी स्थिति में वो कॉम्पनसेशन की दायी होगी और कॉम्पनसेशन उसको प्राप्त करने का अधिकार होगा। क्योंकि हमको कॉम्पनसेशन के टाइम में ये नहीं देखना है कि उसका अपराध कितना प्रमाणित हुआ, हमको केवल ये देखना है कि क्या उस व्यक्ति के साथ अपराध हुआ है, मतलब उसको क्या अपराध होने से किसी प्रकार की क्षति कारित हुई है, और अपराध हुआ है, वो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, इन्वेस्टिगेशन हुआ है, चार्जशीट फाइल हुई है, दैट मीन्स कि उसके साथ अपराध हुआ है। वो प्रूफ हुआ है या नहीं हुआ है, इससे कॉम्पनसेशन का कोई कंसर्न नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पीड़िता, इसी तरह का क्वेश्चन है, यदि पीड़िता स्वयं आरोपी को ले गई हो और उनका विवाह हो गया है तो क्या हो गया होगा। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि पीड़िता के आधार कार्ड में उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, जिसे देखकर आरोपी ने उससे विवाह कर लिया, बाद में स्कूल के दस्तावेजों के अनुसार उसकी आयु 18 वर्ष से कम निकली तो क्या होगा। और इसी प्रकार कुछ जनजातीय क्षेत्रों में भागकर विवाह कर लेने की परंपरा है, तो ऐसे मामलों में क्या होगा। कहने का मतलब ये तीनों क्वेश्चंस मैंने साथ में इसलिए कहे क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं, ये एक्सेप्शंस बता रहे हैं कि यदि कस्टमरीज लॉ में जनजातियों में जो है वो भागकर विवाह कर लेते हैं और उनको पता नहीं होता एक दूसरे की आयु के बारे में, उनको कोई मेंसरिया नहीं होता है, तो क्या पॉक्सो एक्ट एप्लीकेबल होगा। उसने इस इंटेंशन के साथ उससे शादी कर ली कि ये तो बालिग है, बाद में वो नाबालिग निकल गई, तो क्या उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट एप्लीकेबल होगा। या यहाँ पर अक्यूज ने नहीं उसको एक्सप्लॉइट किया है, एक तरीके से क्वेश्चन का मतलब है वो लेडी ने ही उसको जबरदस्ती उससे शादी कर ली, ये इस क्वेश्चन का आशय है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल इररिलेवेंट हैं, क्योंकि हम क्रिमिनल लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, और क्रिमिनल लॉ जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन पे रहता है कि यदि वो 18 वर्ष से कम आयु की बच्ची है तो ये माना जाता है कि उस बच्ची को कंसेंट देने की जो है वो उसकी एज नहीं थी, और उसके कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं है, उस वजह से वो किन परिस्थितियों में उसके साथ विवाह हुआ नहीं हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वो पॉक्सो की कैटेगरी में आ जाएगा। हालांकि इसके बारे में, उपधारणा के बारे में आपका बाद में क्वेश्चन है, इसके बारे में हम उसको टच करेंगे कि जो मानसिक आशय उसका रहा है उसके बारे में, प्रिजम्पशन के बारे में जो सेक्शन 29 और 30 में बात कही गई है उसके बारे में उसकी क्या लीगल पोजीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पीड़िता एवं आरोपी का विवाह हो गया है, उनके बच्चे भी हो चुके हैं, ऐसे मामले में पीड़िता एवं बच्चों के संबंध में प्रतिकर का क्या प्रावधान है। अब यदि वो ऑब्वियसली उसको कोई हानि ही नहीं हुई, अगर दोनों का विवाह हो गया है, बच्चे हैं, दे आर हैप्पीली मैरिड, दे हैव किड्स, तो उसमें प्रतिकर का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जैसे कि पहले ही कहा गया है कि अगर उसको कुछ ग्रीवियंस है, उसको कोई क्षति हुई है, कोई हानि हुई है उस अपराध से, तो ही उसको प्रतिकर प्राप्त होगा। अगर उसको उस अपराध से कोई हानि ही नहीं हुई है तो प्रतिकर का कोई कंसर्न ही नहीं है यहाँ पर। क्या पीड़िता और उसके माता पिता के पक्षद्रोही हो जाने पर क्या केवल डीएनए रिपोर्ट के आधार पर दोष सिद्धि हो सकती है। ये डीएनए रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस में एक साथ ले रही हूँ। एक और अन्य क्वेश्चन है कि डीएनए रिपोर्ट के संबंध में सामान्यतः जांच करने वाले वैज्ञानिक को नहीं बुलाया जाता एवं रिपोर्ट के आधार पर 20 साल की सजा सुना दी जाती है, क्या यह उचित है। डीएनए रिपोर्ट आने में कई बार 1-2 वर्ष का समय लग जाता है, इसका क्या कारण है, एवं डीएनए रिपोर्ट मानव द्वारा ही बनाई जाती है जिसके गलत होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, तब भी इसके आधार पर सजा कैसे सुनाई जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। डीएनए रिपोर्ट एक साइंटिफिक प्रोसेस है, और ये कंप्लीटली साइंटिफिक प्रोसेस भी नहीं है, ये इसमें ह्यूमंस इन्वॉल्व होते हैं, सैंपल्स को ले जाने में भी ह्यूमंस इन्वॉल्व होते हैं, तो निश्चित तौर से ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, और केवल मात्र डीएनए रिपोर्ट के आधार पर, जैसे कि आपका प्रश्न है कि क्या केवल डीएनए रिपोर्ट के आधार पर विदोष सिद्धि हो सकती है, या किसी को डीएनए रिपोर्ट के आधार पर 20 साल की सजा सुना दी, तो ऐसा नहीं हुआ होगा और ऐसा नहीं होता है। ये ऐसा क्यों नहीं होता है उसके बारे में मैं आपको कुछ लीगल पोजीशंस बताऊंगी। इसके बारे में एक लैंडमार्क जजमेंट, काफी सारे लैंडमार्क जजमेंट्स हैं,
किशन चंद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश का भी जजमेंट और एक प्रेम जी भाई का जजमेंट है। आप चाहें तो उसे अगर किसी को आवश्यकता हो तो नोट कर सकते। जजमेंट्स का उसने रखा नहीं क्या? डीएनए रिपोर्ट के संबंध में जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, संतोष कुमार सिंह वर्सेस स्टेट थ्रू सीबीआई, इसका साइटेशन जो है वो है 2010-9 SCC 747। जो रह जाएगा आपको बाद में भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा अगर आप नोट नहीं कर पाए तो। अनिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, साइटेशन है इसका 2014 वॉल्यूम 4 SCC 69। प्रेम जी भाई, बच्चू भाई खासिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, राजेंद्र प्रहलाद राव वासनिक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये रिव्यू पिटीशन थी, इसका साइटेशन नहीं है, ऑर्डर डेट है December 12, 2018 का है। पट्टू राजन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2019 4 SCC 771। इन सभी केसेस में स्पेशली जो इसका प्रेम जी भाई बच्चू भाई वाला जो जजमेंट है, इसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि डीएनए रिपोर्ट के सोल डीएनए रिपोर्ट के आधार पर कन्विक्शन नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। जैसा कि आपने स्वयं प्रश्नों में बताया है कि मानव के द्वारा तैयार ही किया जाता है, साइंटिफिक प्रोसेस है और स्टिल अभी ये रिसर्च बेस्ड है, बहुत फुल प्रूफ नहीं है। और चूंकि इसमें अभी भी जो है सैंपल्स ले जाना और बहुत सारे ग्लिचेस होते हैं अंदर, तो केवल मात्र डीएनए रिपोर्ट के आधार पर दोष सिद्धि अवधारित नहीं की जा सकती। बट डीएनए रिपोर्ट जो है वो एक कॉरबोरेटिव पर्पस के रूप में यूज होती है। उसको कॉरबोरेशन के पर्पस से यूज किया जा सकता है, किया जाता ही है। इवन यदि प्रत्यक्ष साक्ष्य, ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस डीएनए रिपोर्ट से मैच कर रही है, डीएनए रिपोर्ट भी उसे इंडिकेट कर रही है, तो डीएनए रिपोर्ट एक पुख्ता प्रमाण बन जाता है। फिर उसकी ग्रेविटी, फिर उसका जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा रेज हो जाता है, क्योंकि उसे एक सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन यदि प्रत्यक्ष प्रमाण, हमारे पास ओरल एविडेंस नेगेटिव है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नेगेटिव तरफ जा रही है, डॉक्यूमेंट्री कुछ एविडेंस, अदर मेडिकल एविडेंस अलग जा रही है और डीएनए रिपोर्ट कुछ और कह रही है, तो ऐसा नहीं होगा कि हम इसके ऊपर डीएनए रिपोर्ट को रखेंगे। डीएनए रिपोर्ट और अदर एविडेंस पैरेलल कॉरबोरेशन के पर्पस से चलेंगी और यदि वो कॉरबोरेट हो रही है तब डीएनए रिपोर्ट काफी प्रिवेल हो जाएगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव आई है, नेगेटिव डीएनए रिपोर्ट आई है, लेकिन ओरल एविडेंस जो है, ओरल एविडेंस जो है वो अक्यूज की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो अक्यूज को उस नेगेटिव डीएनए रिपोर्ट का जरूर लाभ मिल सकता है। ये जरूर एक विपरीत परिस्थिति है कि पॉजिटिव में तो नहीं होगा उतना उसकी वैल्यू, लेकिन अगर नेगेटिव है, अगर डीएनए रिपोर्ट ये कह रही है कि नहीं इसमें अक्यूज की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन प्रोसिक्यूट्रिक्स या अदर विटनेसेस ये कह रहे हैं कि वो इन्वॉल्वमेंट है और बाकी दूसरे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में भी लग रहा है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो डीएनए रिपोर्ट एक नेगेटिव होने से अक्यूज को उसका लाभ मिलेगा। बेनिफिट ऑफ डाउट, जैसे हमने कहा कि चूंकि क्रिमिनल केसेस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट पे चलते हैं, तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट का केस तो बिल्कुल बनेगा उसमें। कुछ क्वेश्चंस आपके आज ही आए हैं, ये आपके क्वेश्चन पहले से ही भेजे गए थे, कुछ क्वेश्चंस आज ही आपके आए हैं, उनको भी हम लेते हैं। ये व्हाट्सएप के माध्यम से आए हैं और ये ओपन इंटरेक्टिव सेशन के थे, तो हम अभी ले रहे हैं इन्हें। लीगल डिफेंस काउंसिल्स के द्वारा पूछे गए प्रश्न है ये कि अगर किसी पीड़िता के साथ सांझी गृहस्थी में लगातार लैंगिक उत्पीड़न हो रहा है और वह डर के कारण अपने परिवार में किसी को नहीं बता रही है, वयस्क होने के बाद उसे ऐसे कानूनी अधिकारों के बारे में पता चल रहा है, तो क्या उसका प्रकरण वयस्क होने के बाद पॉक्सो कानून के अंतर्गत विचारण किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अभी हाल ही में हमारे पास एक ऐसा केस है जिसमें एक लड़की ने 498A की FIR की थी कि उसे टॉर्चर किया जा रहा है
तो उसकी नॉर्मल 498A 323 की एफआईआर हुई थी। और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब उसके स्टेटमेंट 161 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे गए, तो उसमें कुछ स्टेटमेंट में कुछ ऐसी बातें निकल के आई जिससे ऐसा लगा कि ये लड़की जो है, ये इसकी जब शादी हुई थी तो ये जो थी वो अडल्ट नहीं थी, ये माइनर थी। जब उसकी और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो पता लगा कि उस लड़की का जो है उसको विक्रय किया गया था, उसको सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए उसको सेल किया गया था उसके पेरेंट्स के द्वारा। उसके बाद उसका कई बार उसको सेक्सुअली मॉलेस्ट किया गया था कई लोगों के द्वारा। और इस तरीके की वो एक चेन कड़ी खुलती गई, जो कि इंसिडेंट्स जब रिपोर्ट करा गया था उसके 5 साल के पहले की घटना थी। तो उसमें पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत सारे अपराध जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए, उसमें ट्रायल चली, उसमें कन्विक्शन भी हुई, उसमें कॉम्पनसेशन भी मिला। तो ये एक अच्छा उदाहरण है। तो इसमें बिल्कुल अगर बाद में भी पता चलता है और बाद में वो ये है विलंब का कारण जो है वो बिल्कुल वैलिड है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, तो इसमें कोई बाधा नहीं है कि वो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत नहीं आएगा। अगर कोई ग्रामीण परिवेश की बच्ची है और वह लैंगिक उत्पीड़न का शिकार होती है, तो क्या करें? अगर ग्रामीण परिवेश की बच्ची है, देखिए पॉक्सो एक्ट में भी जागरूकता के संबंध में प्रावधान है। हम सब इसलिए बैठे हैं कि वो ग्रामीण परिवेश की बच्ची जो है वो जागरूक रहे, वो ऐसे ना हो कि उसको मालूम नहीं ना हो। और मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में ग्रामीण परिवेश में भी पॉक्सो के कानून का, पॉक्सो और जुवेनाइल जस्टिस, इनका इतना व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है हर स्तर पर। स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसमें लगी हुई हैं, हमारे डीएलएसए, हमारे टीएलएसएस भी इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं। तो ऐसा नहीं है, स्कूल्स में भी बताया जाता है। लेकिन अगर आपको कहीं लगता है, ऐसा आपके नॉलेज में आ रहा है कि कोई ऐसा ग्रामीण अंचल है जहां पर इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो बीइंग अ लॉ स्टूडेंट्स, हमारा जो लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशंस का जो फैटर्निटी है, उसमें हर स्तर पर एक लीगल एड क्लिनिक की बात कही गई है, चाहे वो पंचायतों का स्तर हो, चाहे वो स्कूलों का स्तर हो, चाहे वो लॉ स्टूडेंट लीगल क्लिनिक्स हैं जो स्टूडेंट्स की, उनके क्लिनिक्स हों, और भी अलग अलग तरीके की योजनाएं हैं। लिटिगेशन फ्री विलेज स्कीम है, उसके अंतर्गत भी हमारा काम है कि हम उन्हें अवेयर करें पंचों के माध्यम से, आंगनबाड़ी के माध्यम से। तो हमें उनको पूरी तरीके से जागरूक करना है। ऐसा कोई भी ग्रामीण अंचल ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पर ये जो बेसिक प्रोविजंस हैं, जो ये पॉक्सो है, जुवेनाइल है, एससी एसटी है, जो ये वल्नरेबल ग्रुप्स हैं हमारी सोसाइटी के, इनको अपने राइट्स के बारे में, महिलाएं हैं, इनको अपने राइट्स के बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए, ये हमारा दायित्व है। तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न अब ऐसा कभी आएगा कि ग्रामीण अंचल के किसी व्यक्ति को पॉक्सो के बारे में, हर लड़की को आज के टाइम में पता है कि अगर वो माइनर है, ग्रामीण में भी, और उसमें वो माइनर है और उसने 18 साल की एज से कम पहले में शादी कर ली है, तो जिससे शादी की है वो तो जेल जाएगा, उसको इतना तो मालूम ही होता है। तो और हम उसको जागरूक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को फंसाने के लिए किसी बालक को पीड़ित पक्ष को जानबूझकर बताता है, तो क्या ऐसी व्यक्ति झूठी रिपोर्ट लिखाने के लिए दायी हो? मैंने बोला ना, फॉल्स एक्यूजेशन के लिए पॉक्सो एक्ट में प्रोविजन है। मैं प्रोविजन भी कोट कर देती हूँ। सेक्शन 21 पॉक्सो एक्ट की, मैंने पहले ये बताया था आपको कि हर व्यक्ति का दायित्व है। आपने पूछा था प्रश्न कि किस व्यक्ति को रिपोर्ट दर्ज करा सकता है, तो जैसे कि मैंने बताया, कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट दर्ज करा सकता है, ना केवल करा सकता है, उसे कराना चाहिए, ऐसा पॉक्सो एक्ट में कहा गया है कि ना केवल वो करा सकता है, उसका ये मॉरल ड्यूटी है, उसकी लीगल ड्यूटी है कि उसे वो कराना है। और अगर वो ऐसा नहीं करता है और ये पता लगता है कि उसे अपराध की जानकारी थी, या उसे इस बात की संभावना थी कि इस बच्ची के साथ या इस बच्चे के साथ घटना हो सकती है, तभी भी उसने जानकारी नहीं दी है, चाहे वो फैमिली मेंबर हो या पड़ोसी हो, तो उसके बारे में सेक्शन 21 में प्रोविजन दिया गया है कि मामले की रिपोर्ट करने या अभिलिखित करने में विफल रहने पर दंड का प्रावधान है और 6 महीने की सजा हो सकती है। तो यदि कुछ ऐसा है तो हमें बिल्कुल रिपोर्ट करनी चाहिए। इससे नहीं अफ्रेड होना चाहिए कि हम उसमें विटनेस बन जाएंगे, उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। सेक्शन 21 में है, और सेक्शन 22 में ये स्पष्ट कहा गया है कि पनिशमेंट फॉर फॉल्स कंप्लेंट और फॉल्स इंफॉर्मेशन,
अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन या फॉल्स कंप्लेंट की गई है जैसा कि प्रश्न है तो भी उसमें 6 महीने का की सजा है और जो कि 1 साल तक हो सकता है यदि उन्होंने उसकी वजह से उसकी नहीं इंफॉर्मेशन देने की वजह से उस बच्चे को उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा तो वो 1 साल तक की सजा हो सकती है। तो इसके बारे में सेक्शन 21 और 22 जो है पॉक्सो एक्ट में प्रोविजन है। जहां मैंने मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की थी उसके बारे में सेक्शन 20 है। मीडिया ऑब्लिगेशंस ऑफ मीडिया स्टूडियो एंड फोटोग्राफिक फैसिलिटी टू रिपोर्ट, इनका दायित्व है कि इनको पॉक्सो से संबंधित केसेस में बहुत ही सेंसिटिव तरीके से डील करना है। ये सेक्शन 20 में बताया गया है। ये आपका क्वेश्चन भी यही था, पॉक्सो कानून में बच्चों को अपराधों से बचाने के लिए स्टेक होल्डर जैसे कि मीडिया और सोसाइटी के क्या दायित्व हैं। तो सेक्शन 20, 21 एंड 22 ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें बताई गई है कि हम सबके पॉक्सो एक्ट में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन केसेस को बहुत ही सेंसिटिव तरीके से देखें, चाहे वो जागरूकता का संबंध हो, चाहे वो कंप्लेंट दर्ज कराने से संबंधित हो, चाहे उस बच्चे की गोपनीयता को, उसकी पहचान को गोपनीय रखने से संबंधित हो, चाहे उस बच्चे को प्रोटेक्शन देने से संबंधित हो। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 29 एवं 30 अभियुक्त के लिए उपधारणा किए जाने से संबंधित है। क्या उपधारणा को खंडित किए जाने के लिए साक्ष्य का क्या स्तर होगा? क्या अभियुक्त को उक्त उपधारणा को खंडित किए जाने हेतु संदेह से परे प्रमाणित करना होगा या सिविल प्रकरणों की भांति संभावना की प्रबलता के स्तर पर साक्ष्य प्रस्तुत करना पर्याप्त होगा? पहले ही जैसे मैंने बताया, सबसे पहले तो हम सेक्शन 29 और 23 थॉरली रीड कर लेते हैं एक बार। बहुत छोटी सी सेक्शंस हैं इसलिए हम इसे पढ़ सकते हैं। हिंदी मुझे लगता है बेहतर होगा सभी के लिए। हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, ओके। सेक्शन 29 में ये बताया गया है कि जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 3, 5, 7 और 9 ये वे सेक्शंस हैं जिसमें बच्चों के साथ लैंगिक उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है। लैंगिक उत्पीड़न, लैंगिक हमला, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, इन सभी अपराधों को, यही मेन अपराध हैं जो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत किए जाते हैं। वो अपराध क्या है उनको भी हम एक बार टच कर लेंगे। के अधीन किसी अपराध को या दुष्प्रेरण करने के लिए या उसका प्रयत्न करने के लिए अभियोजित किया गया है, वहां विशेष न्यायालय तब तक यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने यथास्थिति वह अपराध किया है, दुष्प्रेरण किया है या प्रयत्न किया है जब तक कि इसके विरुद्ध साबित नहीं कर दिया जा सकता। सेक्शन 30 में ये कहा है कि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में जो अभियुक्त की ओर से आपराधिक मानसिक स्थिति की अपेक्षा करता है, विशेष न्यायालय ऐसी मानसिक दशा की विद्यमानता की उपधारणा करेगा, किंतु अभियुक्त के लिए यह तथ्य साबित करने के लिए प्रत्यक्षा होगी कि उस अभियोजन में किसी अपराध के रूप में आरोपित कृत्य के संबंध में उसकी ऐसी मानसिक दशा नहीं थी। इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी तथ्य का साबित किया जाना केवल तभी कहा जाएगा जब विशेष न्यायालय उसके युक्त संदेह से परे विद्यमान होने पर विश्वास करता हो, ना कि विद्यमान संभाव्यता की प्रबलता के द्वारा। आपके क्वेश्चन का आंसर सेक्शन 30 में ही लिखा गया है कि उसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ही अक्यूज को प्रूव करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर काम करते वक्त उसकी यह मानसिक उपधारणा नहीं थी। जिस तरीके से आपके 2-3 क्वेश्चंस आए कि उस व्यक्ति ने उस महिला से विवाह किया, तब उसे यह लगता था कि वह वयस्क है, लेकिन बाद में लेटर ऑन उसे पता लगा किसी वजह से कि वह अवयस्क थी किसी डॉक्यूमेंट से। तो यह साबित करना प्रतिरक्षा में, डिफेंस में, ऑफेंस तो तब भी रजिस्टर्ड होगा, ट्रायल तो तब भी होगी, लेकिन उसके पास एक डिफेंस हो सकता है और उस डिफेंस को उसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये साबित करना होगा कि उसकी ये मानसिक दशा नहीं थी, उसका ये मानसिक आशय नहीं था कि वह किसी माइनर व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का लैंगिक अपराध करे, और उसने बिल्कुल ही अच्छी मानसिकता के साथ ये जानते हुए कि वह जो महिला है वो 18 वर्ष से ऊपर है, विवाह किया था। तो उसमें बिल्कुल बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ही सिद्ध करना होगा। अब ये लॉ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं। पीड़ित अगर ट्रांसजेंडर हो तो ऐसी स्थिति में क्या पॉक्सो कानून लागू होगा?
इसके पहले बड़वानी जिले से डोमेस्टिक वायलेंस के से रिलेटेड सेशन टॉपिक हुआ था। आप YouTube पे वो सेशन अपलोडेड है, आप उसको वो देख सकते हैं। उसमें भी यही क्वेश्चन था कि अगर कोई व्यक्ति ट्रांसजेंडर है तो क्या उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कवर होगा कि नहीं होगा। और उसी तरह आपका क्वेश्चन है कि पॉक्सो, तो इसका उत्तर यही है कि देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि आप ट्रांसजेंडर किसको कह रहे हैं। नॉर्मल एक सामान्य भाषा में जो है हम ऐसा देखते हैं कि जिसका ओरिएंटेशन कुछ डिस्टर्ब होता है फीमेल या मेल के लिए, तो हम उसको ट्रांसजेंडर कह देते हैं। चूंकि ये क्वेश्चन लॉ स्टूडेंट्स की तरफ से आया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसजेंडर केवल एक कम्युनिटी नहीं है, LGBTQ और आगे भी बहुत सारी चीजें हैं। तो L मीन्स लेस्बियन, मीन्स अगर एक महिला के प्रति सेक्सुअल ओरिएंटेशन है तो वह लेस्बियन की कैटेगरी में आती है। G फॉर गे, यदि एक पुरुष के प्रति सेक्सुअल ओरिएंटेशन है तो वह गे की कैटेगरी में आता है। B फॉर बाइसेक्सुअल, यदि किसी महिला या पुरुष का दोनों तरफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, महिला के साथ भी और पुरुष के साथ भी, तो वह बाइसेक्सुअल की कैटेगरी में आता है। T फॉर ट्रांसजेंडर, जिसके बारे में शायद आप बात कर रहे हैं, बट मुझे लगता नहीं है, ट्रांसजेंडर आपने एक जनरल टर्म यूज कर दिया है। ट्रांसजेंडर वह जो जेनेटिकली ट्रांसजेंडर है, जिसकी शारीरिक संरचना के कारण वो ट्रांसजेंडर बन गया है, तो वो एक ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में आएगा। और क्यू एक अलग है जिसमें उसे क्वीर कहते हैं, जिसमें उस व्यक्ति को ये पता नहीं होता है कि उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन, वो कंफ्यूज्ड होता है अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन की तरफ, उसे क्वीर कहते हैं। तो एक ये कम्युनिटी होती है LGBTQ। इसको बताने का आशय ये था कि यदि पॉक्सो में जो है उसकी ओरिएंटेशन जो है वो महिला की है, ट्रांसजेंडर है यदि वो, तब तो वो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि वो महिला नहीं, वो नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस की अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक वायलेंस में चूंकि वो महिला नहीं है तो इसलिए वो उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कवर नहीं होता। लेकिन जहां तक पॉक्सो एक्ट का प्रश्न है तो पॉक्सो एक्ट में बालक की परिभाषा दी गई है, और जैसा कि पहले ही बताया गया है कि बालक में किसी तरह का भेद नहीं किया गया है। उसमें ये नहीं कहा गया है कि बालक महिला होगी या पुरुष होगा, उसमें ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, तो व्यक्ति तो ट्रांसजेंडर भी है, चाहे वो LGBTQ का मेंबर हो या पर्टिकुलर ट्रांसजेंडर हो, व्यक्ति तो है वो। और अगर वो 18 वर्ष से नीचे है तो वो पॉक्सो एक्ट में कवर होगा, और उसके 18 वर्ष से नीचे है और उसके साथ कोई सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन हुआ है तो उसको पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत प्रोटेक्शन उसका प्राप्त होगा। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस में जहां तक की बात है, अगर उस महिला का सेक्सुअल, अगर उस व्यक्ति का सेक्सुअल ओरिएंटेशन वो अपने आप को महिला की तरह फील करती है तो वो डोमेस्टिक एक्ट के अंतर्गत प्रिवेल करेगी। और अगर उसने, कई बार ऐसा होता है, मुंबई हाईकोर्ट का फैसला था उसमें कि उस ट्रांसजेंडर ने थ्रू सर्जरी, वो फीमेल बन गई थी, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है, अगर थ्रू सर्जरी कोई पुरुष जो है वो महिला के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो फिर उसका ओरिएंटेशन महिला का हो जाता है और फिर उसको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का लाभ मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमको किसी भी एक्ट के ऑब्जेक्ट को ध्यान रखना है कि उस एक्ट का ऑब्जेक्ट किस ग्रुप के लोगों को लाभान्वित करना है। यदि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का उद्देश्य जो है वो किसी महिला को प्रोटेक्ट करना है और पॉक्सो एक्ट का उद्देश्य जो है बच्चों को प्रोटेक्ट करना है, तो वो बच्चा महिला हो, पुरुष हो या ट्रांसजेंडर हो या LGBTQ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पॉक्सो एक्ट का प्रोटेक्शन प्राप्त होगा। यदि कोई व्यक्ति किसी बालक को सोशल मीडिया पर निर्वस्त्र होने के लिए उकसाता हो तो यह पॉक्सो में अपराध है। जी हाँ, बिल्कुल, ये पॉक्सो एक्ट में अपराध है। इसके बारे में प्रोविजन है, सेक्शन है, मैं आपको भी कोट कर देती हूँ। यदि उसे सार्वजनिक स्थल पर निर्वस्त्र होने के लिए उकसाता है, सोशल मीडिया पर धमकी देता है कि उसके पिक्चर्स या उसके वीडियोस वायरल कर देगा, या उसकी ऐसी कोई आपत्तिजनक क्लिप वो सोशल मीडिया पे चला देगा, तो ये सभी अपराध ना केवल IT एक्ट के अंतर्गत कवर है बल्कि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत भी कवर है। क्योंकि आपके यहाँ सब फीमेल्स हैं और लॉ स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं, तो मैं आपको सेक्शंस अभी कोट कर ही देती हूँ। इसके लिए टोटल अलग से ही चैप्टर 3 है,
देखिए, लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा में तो ये आएगा, पहले हम लैंगिक उत्पीड़न, चूंकि मैंने वो स्टार्टिंग में छोड़ दिया था जब आपने जब क्वेश्चन था कि पॉक्सो अधिनियम किसके बारे में है, तो लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा जो है वो बहुत वाइड है। कब हम कहेंगे कि किसी बच्चे के साथ लैंगिक उत्पीड़न हो गया, वो किसी शब्द के माध्यम से हो सकता है। अगर हम सेक्शन 311 पढ़ेंगे जिसमें लैंगिक उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है, वह किसी शब्द के द्वारा हो सकता है। मैं आपको बहुत सामान्य भाषा में बता रही हूँ, आप सेक्शन वेयर प्रोविजंस पढ़ सकते हैं जिसमें दिए गए हैं शब्द, ध्वनि, अंग विक्षेप, ये आप वेयर पॉक्सो एक्ट में पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक जनरल लैंग्वेज में बता रही हूँ क्योंकि ये एक जान सामान्य के लिए इंफॉर्मेशन की बात है। हो सकता है ऐसे लोग भी इससे जानकारी प्राप्त करें जिन्हें कानूनी शब्दावलियों के बारे में ज्ञान नहीं है। तो सामान्य शब्दों में किसी शब्द के द्वारा जो कि लैंगिक प्रकृति का आचरण हो, ऐसा कोई आपने शब्द कहा है जो कि एक जिससे किसी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इन्वॉल्व है, कोई ऐसा शब्द आपने कहा है, कोई आपने ऐसी ध्वनि निकाली है, कोई ऐसा इशारा किया है, या कोई आपने अपने शरीर का भाग प्रदर्शित ऐसा किया है, या किसी उस अन्य व्यक्ति के शरीर का ऐसा भाग प्रदर्शित किया है, या मीडिया में ऐसा कोई चीज मीडिया के थ्रू ऐसी कोई चीज, जैसे हम पोर्नोग्राफी या कोई अश्लील चित्र कहते हैं, वो किया है आपने, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो, सोशल मीडिया के थ्रू हो, या नॉर्मली फिल्म्स हो, या कोई और अन्य साधन हो, पोस्टर्स हो, उसके माध्यम से हो। परंतु यदि ये सारी जो एक्ट हैं, इसमें कोई भी लैंगिक प्रयोजन है जिसका उद्देश्य उस पर्टिकुलर बच्चे को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करना है, सेक्सुअली इंडिकेटर्स हैं उसमें, तो वो लैंगिक उत्पीड़न कहलाएगा, और जो कि लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा में आएगा। और सेक्शन 12 में लैंगिक उत्पीड़न का दंड बताया गया है जो कि 3 वर्ष तक का हो सकता है। इसके बाद हम सेक्शन 3 पे जाएंगे। सेक्शन 3 में बताया गया है प्रवेशन लैंगिक हमला। पहले हमने देख लिया कि लैंगिक उत्पीड़न क्या क्या हो सकता है। प्रवेशन लैंगिक हमला में यह बताया गया है कि अगर इंटरकोर्स हो गया है, यदि किसी बालक के साथ किसी भी तरीके से, किसी भी पार्ट के माध्यम से बच्चे के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो गया है उसके साथ, तो वो जो है वो प्रवेशन लैंगिक हम, जैसा कि शब्द से ही प्रकट हो रहा है, प्रवेशन लैंगिक हमला, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट मींस penetration of anything, penetration of anything, penetration of any part of your body, penetration of any part of others body, अगर वो हुआ है बच्चे के शरीर के किसी भी भाग में, तो वह उसे हम पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहेंगे, प्रवेशन लैंगिक हमला हम जिसे कहते हैं। इसके कानूनी शब्दावली आप सेक्शन 3 में देख सकते हैं जो कि बताया गया है, और इसके लिए जो दंड है वो 10 वर्ष से कम का नहीं होगा। न्यूनतम जो दंड का प्रावधान है पॉक्सो में वह 10 वर्ष से कम का नहीं होगा, जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकता है। और जो कोई 16 वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वो 20 वर्ष से 20 वर्ष के कारावास से कम आयु का उसको कारावास नहीं होगा। न्यूनतम सजा 20 इयर्स तक की दी गई है और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट आजीवन कारावास तक की दी गई है, जिसमें बच्चे की आयु 16 वर्ष से कम आयु है जिसमें बच्चे की, और उसके साथ ये आपने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है अगर किसी व्यक्ति ने, तो और इसमें साथ साथ ये भी दिया गया है कि आजीवन कारावास से तात्पर्य यह होगा कि उसके शेष प्राकृतिक जीवन काल से, मीन्स की जीवन के अंत तक उसको सजा का प्रावधान है, और मिनिमम तो 20 इयर्स जो है वो तो होगा ही होगा। इसके बाद सेक्शन 5 है जो है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। ये भी काफी वाइड डेफिनेशन है जिसमें ये बताया गया है कि ऐसे लोग जिन पर बच्चों के प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी थी, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो शिक्षक गण हो, स्कूल हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, अगर उनके द्वारा ही बच्चे पर जो है वो सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है, या उसके साथ गैंगडअप होके कोई ऐसा काम किया गया है, या प्रीवियस किसी ओकेजन पर भी किया गया है और फिर से किया गया है, तो मतलब ग्रेविटी जो है उसकी बढ़ गई है यदि, तो वो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के अंतर्गत आएगा।
और इसकी भी जो सजा है वो भी 20 वर्ष से कम नहीं होगी। मिनिमम जो है 20 वर्ष की है, जो कि मैक्सिमम आजीवन कारावास तक हो सकता है, जिसमें कैपिटल पनिशमेंट भी है, यानी कि मृत्यु से भी दंडित किया जा सकता है इसमें। ये गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले की के लिए दंड है। तो ये जो है आपके बेसिक प्रोविजंस हैं। सोशल मीडिया का भी, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि सोशल मीडिया का बताया मैंने, आ गया था। सेक्शन चैप्टर 3 में, जो चैप्टर 3 है पॉक्सो एक्ट का, अगर आप पढ़ेंगे उसमें टोटल अश्लील सामग्री जो है, बच्चों को किसी तरह की अश्लील सामग्री दिखाना या उसके बारे में है। सेक्शन 13, सेक्शन 15, सेक्शन 13, 14 एंड 15, ये टोटल बच्चों को के पोर्नोग्राफी के संबंध में है, या उसका बच्चों का किसी तरीके से अश्लील प्रयोजन से यूज किए जाने के संबंध में है। एक लास्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि कहीं महिला इंस्पेक्टर नहीं है पॉक्सो में, तो क्या पुरुष इंस्पेक्टर एफआईआर लिख सकता है? सामान्यतः महिला को ही लिखनी चाहिए, सारी केसेस डील करनी चाहिए। स्पेशल जुवेनाइल पुलिस को डील करना चाहिए इस मामले को, महिला को डील करना चाहिए, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को इसे डील करना चाहिए। अगर नहीं है तो निकटतम पुलिस थाने के किसी महिला अधिकारी को बुलाया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसी कोई आपवादिक परिस्थिति है जहां पर ये कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा कि अगर पुरुष पुलिस अधिकारी द्वारा वो एफआईआर लिख ली गई है या कुछ इन्वेस्टिगेशन में कोई पार्ट अदा कर दिया गया है, तो वो इलीगल हो जाएगा। बट प्राइमरीली जो है वो महिलाओं को ही करना चाहिए इसके बारे में। ये ऑलमोस्ट आपके क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। इसके बाद भी यदि कोई आपके डाउट्स रह जाते हैं तो आप भेज सकते हैं हमको। जो दूसरे जिलों के नेक्स्ट सेशंस होंगे उनमें कवर करेंगे, जैसे कि एक डोमेस्टिक वायलेंस का एक मैंने इधर पर ले लिया, उस तरीके से आप ये सारे वीडियोस जो हैं वो YouTube पर देख सकते हैं। ये सेशन होने के बाद ये वीडियो जो है वो YouTube पर अपलोड कर दिया जाएगा जन सामान्य के लिए, तो आप इसे देख सकते हैं। और इससे आप उस एमपी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, यहाँ से जाने के पहले उसे शेयर करें, ताकि ये जानकारी केवल आप लोगों तक सीमित ना रहे, क्योंकि इसका उद्देश्य जो है केवल जागरूकता है। जैसे आपने बताया कि ग्रामीण परिवेश के में किसी को यदि नहीं पता है या हम इसे जागरूकता कैसे ला सकते हैं इसके संबंध, तो इट इज वन ऑफ द मोड ऑफ जागरूकता, अवेयरनेस। तो उसको हमको उस पर्पस से, जो कि हम सभी की लाइबिलिटी है एक्ट के अंतर्गत भी और मॉरल भी और एज अ पार्ट ऑफ लीगल इंस्टीट्यूशन भी, तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और बाकी आपके और कोई डाउट होंगे तो आप प्लीज हमें भेज दीजिएगा, हम उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर कवर करने की कोशिश करेंगे। कुछ ही क्षणों में हमारे साथ माननीय सदस्य सचिव महोदय उपस्थित होंगे, उसके पश्चात हम यह सेशन समाप्त कर सकते हैं। थैंक यू। यहाँ सभी को नमस्कार। ये आप लोगों का जो कि कार्यक्रम था लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण नियम 2012 पे, यहाँ पर उपस्थित बाल संरक्षण अधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, पैनल अधिवक्तागण, लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के सदस्यगण, वन स्टॉप सेंटर के मेंबर, विभिन्न एनजीओ के प्रतिनिधि, पैरालीगल वॉलंटियर्स, लॉ स्टूडेंट्स एवं अन्य उपस्थित लोग। देखिए, आज जिस ढंग से टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है एवं आगे हो रहा है, उसको देखते हुए यह हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि काफी सुदूर क्षेत्रों में बैठे लोगों से भी हम जो कि जुड़ जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उसके आधार पर सॉल्व भी करते हैं। और इस टेक्नोलॉजी में यूट्यूब बड़ा ही आसान एवं
एक तरह से जो कि है सहज रूप से पहुंचने के लिए एक माध्यम बन चुका है, जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ करके अपनी बात को रखते हैं और जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करते हैं और उसके माध्यम से ही न्याय आपके द्वार प्रारंभ किया गया है और हम आपसे जुड़ते हैं। प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को मिला ही होगा। जो जो प्रश्न किया था, मुझे आप सभी प्रश्नों के समाधान मिला कि नहीं मिला? माइक क्या उन लोगों का म्यूट है? भाई सेक्रेटरी दीपिका मालवीय, सर मिल गया है सर। सबको सबका समाधान मिला जी जी सर। और आप भी स्वयं समाधान करती होगी भाई, आप भी जज हो सर जी सर। तो तो मेरा यही कहना है कि आप लोग इस कार्यक्रम में खूब बढ़ चढ़ करके भाग लिया। ये इस बात को जाहिर करता है कि आप लोग बहुत ही जागरूक हैं, लोगों को जागरूक बनाने में काफी सहयोग कर रहे हैं और हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि आप लोग ऐसे ही अच्छा कार्य करिए। लोगों के लिए जो विधिक समस्याएं हैं उनके संबंध में जो न्याय आपके द्वार प्रारंभ किया गया कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जानकारी प्रदान करें